नमस्कार। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास ठोस अवस्था के अंतर्गत। आज हम सबसे पहले अपना बिंदु लेते हैं जिसका नाम है समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या, ठीक है। अब इतना तो आप जान ही चुके हैं कि ठोस अवस्था में या पदार्थ की किसी भी अवस्था में विभिन्न रचक कण आपस में जुड़े होते हैं। ये रचक कण एक दूसरे को घेरे रहते हैं। तो रचक कणों की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में कोई भी रचक कण अपने चारों ओर से अन्य जितने रचक कणों से घिरा होता है, उन घेरने वाले रचक कणों की संख्या को उसकी समन्वयन संख्या कहते हैं, है ना। तो क्या कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में कोई रचक कण अपने चारों ओर के अन्य जितने कणों से घिरा होता है, घेरने वाले उन कणों की संख्या को उसकी समन्वयन संख्या कहते हैं। विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में कोई रचक कण अपने चारों ओर के अन्य जितने कणों से घिरा होता है, घेरने वाले उन कणों की संख्या को उसकी समन्वयन संख्या कहते हैं। इसका मान 4, 6, 8 आदि कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। 4, 5, 6, 7, 8 आदि कोई भी संख्या समन्वयन संख्या हो सकती है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये है, ये देखिए, ये कुछ रचक कण आपस में इस तरह से जुड़ रहे हैं, ये देखिए। तो इसमें आप क्या पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो हम बीच वाला कण लेते हैं, तो ये बीच वाला कण अपने चारों ओर से सीधे सीधे 1, 2, 3, 4 कणों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर समन्वयन संख्या कितनी हुई? 4। किस कण की? इस बीच वाले कण की। अब अगर इन घेरने वाले कणों के केंद्रों को हम मिलाएं तो हमें एक वर्ग के समान आकृति प्राप्त होती है। तो ये जो कणों की व्यवस्था है, हम इसको इसके आधार पर कह सकते हैं वर्गाकार संकुलन। संकुलन का मतलब होता है व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गाकार संकुलन में समन्वयन संख्या कितनी होती है? 4। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें, ये रचक कण एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह से जुड़ रहे हैं कि रचक कणों के मिलने से जो रिक्त स्थान बनता है, उस रिक्त स्थान को घेरे हुए अगले तल के रचक कण उपस्थित है।
तो अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम ये बीच वाला कण लेते हैं तो इस बीच वाले कण को सीधे तौर से 1 2 3 4 5 6 रचक कण घेर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बीच वाले कण की समन्वयन संख्या होगी 6। और चूंकि अगर हम इन 6 कणों के केंद्रों को आपस में ऐसा मिला दें तो हमें देखिए किस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो जा रही है, षटकोणीय व्यवस्था प्राप्त हो जा रही है। यहाँ पर हम संकुलन को क्या कहेंगे, षटकोणीय संकुलन। तो यहाँ पर षटकोणीय संकुलन में समन्वयन संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो समन्वयन संख्या बहुत सिंपल सी चीज है। समन्वयन संख्या का अर्थ होता है घेरने वाले कणों की संख्या। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले बिंदु पर आते हैं। त्रिज्या अनुपात। आपको पता है आयनिक ठोस 2 प्रकार के आयनों से मिलकर बने होते हैं, धनायन और ऋण। तो इन्हीं दोनों आयनों का अनुपात ही कहलाएगा त्रिज्या अनुपात। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कह सकते हैं आयनिक ठोसों के धनायनों एवं ऋणायनों की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्यानुपात या आयनिक त्रिज्यानुपात या आयनिक त्रिज्यानुपात कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या कह सकते हैं, त्रिज्यानुपात बराबर क्या हो जाएगा, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, तो किसी भी आयनिक ठोस में उपस्थित धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात ही उसका त्रिज्यानुपात कहलाता है। अब त्रिज्यानुपात से हमें कई जानकारियां भी क्रिस्टल के विषय में मिलती हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ बहुत संक्षेप में बात करेंगे। मान लीजिए कि त्रिज्यानुपात मतलब धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात। धनायन की समन्वयन संख्या संरचनात्मक व्यवस्था, ये सब इसी से पता चल जाता है। और उदाहरण भी ले लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित आयनों की त्रिज्याओं का अनुपात 0.155 से 0.225 के बीच आता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर धनायन की समन्वयन संख्या, चूंकि धनायन बीच में रहता है तो उसकी समन्वयन संख्या कितनी होगी, 3। और इसकी जो संरचनात्मक व्यवस्था होगी वो होगी त्रिकोणीय। इसका उदाहरण है बोरॉन ऑक्साइड,
इसी तरह से यदि त्रिज्यानुपात का मान 0.225 से 0.414 के बीच आता है तो इसका मतलब वहां धनायन की समन्वयन संख्या कितनी होगी? 4। और जो व्यवस्था होगी रचक कणों की वो होगी चतुष्फल की। इसका सिंपल उदाहरण है जिंक ऑक्साइड। इसी तरह से यदि त्रिज्याओं का अनुपात 0.414 से 0.732 के बीच में आता है तो वहां धनायन की समन्वयन संख्या होगी 6 और रचक कणों की व्यवस्था होगी अष्टफलकी व्यवस्था होगी। और इसका सिंपल सा उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। और अब यदि रचक कणों में धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात 0.732 से 1.000 के मध्य आता है तो वहां पर धनायन की समन्वयन संख्या कितनी होगी? 8 और रचक कणों की व्यवस्था होगी धनी। इसका सिंपल उदाहरण है सीजियम क्लोराइड। ठीक है। तो इस तरह से त्रिज्यानुपात से हमें क्रिस्टल के विषय में कई जानकारियां भी प्राप्त हो जाती है ना। बहुत सिंपल है, ये हमें ध्यान रखना है कि यदि 0.155 से 0.225 के बीच में त्रिज्यानुपात का मान है तो वहां धनायन की समन्वयन संख्या होगी 3 और संरचनात्मक व्यवस्था होगी त्रिकोणीय। ठीक है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है, कम से कम ये 4 तो ध्यान रखना ही है। अब इसके बाद इस पर आधारित कई बार छोटे छोटे से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं तो हम एक सिंपल से छोटे से प्रश्न को लेते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न, यौगिक AB में A+ आयन की त्रिज्या 95 पिकोमीटर है एवं B- आयन की त्रिज्या 181 पिकोमीटर है। AB क्रिस्टल की संरचना एवं प्रत्येक आयन की समन्वयन संख्या बताइए। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हल की बात करें हम तो, है ना। अभी हमने देखा त्रिज्या अनुपात क्या कहलाता है? धन और ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्या अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ त्रिज्या अनुपात मतलब धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या कितनी है? 95 पिकोमीटर। ऋणायन की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 181 पिकोमीटर। आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.52। ठीक है। तो 0.52 चूंकि AB का त्रिज्या अनुपात 0.52 है, जो देखिए 414 और 0.732 के बीच में है, जो 0.414 एवं 0.732 के बीच है।
अतः क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि पहली चीज AB क्रिस्टल FCC प्रकार का होगा जिसमें अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी। अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी। और इसी से आप दूसरी चीज भी बता सकते हैं, क्या? इसमें प्रत्येक आयन की समन्वयन संख्या कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0.414 और 0.732 के बीच में यदि त्रिज्या अनुपात का मान आता है तो समन्वयन संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसलिए यहाँ भी समन्वयन संख्या 6 होगी। और संरचनात्मक व्यवस्था क्या होती है? अष्टफलकी होती है। और इसलिए इसकी भी में क्या होगा? अष्टफलकी रिक्ति होगी, मतलब अष्टफलकी व्यवस्था होगी। ठीक है, और इसका उदाहरण में हम यहाँ लिख रहे हैं क्या है? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड की व्यवस्था कैसी होती है? क्रिस्टल कैसा होता है? FCC प्रकार का। तो ये भी FCC प्रकार का क्रिस्टल होगा। तो इस तरह से हमें त्रिज्या अनुपात से ये सारी जानकारियां मिल जाती हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।